नमस्कार दोस्तों, भारत के भूगोल में हमने अब तक जो पाठ्यक्रम करा दिया है उसका प्रैक्टिस के माध्यम से रिवीजन कर रहे हैं, अर्थात क्वेश्चनों के माध्यम से हम लोग उसका रिवीजन कर रहे हैं। ये उसकी चौथी क्लास है। आइए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल है कि मध्य हिमालय किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? मध्य हिमालय किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? अर्थात ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा ये विषुवत रेखा कहलाती है। ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है तथा पृथ्वी पर तापमान को निर्धारित करने के लिए यहाँ पर कुछ अक्षांशों को खींचा गया है। इस तरीके से 0.5 डिग्री से लेकर के और 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इस बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। अर्थात यहाँ पर वर्ष भर तापमान अधिक रहता है। इसके अलावा 23.5 ये 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के और ऊपर 45 डिग्री तक ये जो क्षेत्र है ये उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। 45 डिग्री तक उपोष्ण के अंतर्गत आता है। 45 से 66 डिग्री जो होता है नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ, ये शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। तथा 66 से लेकर के और 90 डिग्री जो नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ है उसे ध्रुवीय कटिबंध कहा जाता है। अर्थात तापमान के आधार पर पृथ्वी को 4 कटिबंधों में बांटा गया है। पहला उष्ण कटिबंध जहाँ पर तापमान सबसे अधिक होता है, दूसरा जहाँ पर जलवायु परिवर्तित होता रहता है उसे उपोष्ण कटिबंध, तथा जहाँ पर वर्ष भर तापमान ठंडा ही रहता है उसे शीतोष्ण कटिबंध, और जहाँ पर वर्ष भर बर्फ जमा रहता है उसे ध्रुवीय कटिबंध कहा जाता है। लेकिन पृथ्वी पर सतह से जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, सतह से जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं तापमान में कमी आती है। अर्थात वह ऊंचाई जहाँ पर आकर के तापमान जो है शीतोष्ण के अंतर्गत आ जाता है, उस जलवायु को वो चाहे कहीं भी हो, जैसे भारत की स्थिति की अगर हम बात करें तो भारत में कर्क रेखा बीच में से होकर के जाता है और 23.5 डिग्री अक्षांश, तो उसके नीचे का जो क्षेत्र है ये उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है और इसके ऊपर का जो क्षेत्र है अर्थात उत्तरी भारत जो है ये उपोष्ण के अंतर्गत आता है। लेकिन हिमालय पर अधिक ऊंचाई होने के कारण जो मध्य हिमालय का क्षेत्र है ये शीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है ना। अर्थात ऊंचाई पर जैसे जैसे हम जाएंगे तापमान में कमी आएगी। अर्थात तो जो मध्य हिमालय की जो ऊंचाई है ये लगभग 3700 से लेकर के 4500 की ऊंचाई होती है इसकी मीटर में। ठीक है ना। तो इस वजह से सतह से ऊपर की तरफ जाने में तापमान में कमी आती है, और चूंकि इतनी कम यहाँ पर तापमान हो जाता है कि वर्ष भर यहाँ पर जलवायु जो है वो ठंडी ही बनी रहती है। इस वजह से मध्य हिमालय का जो जलवायु क्षेत्र है अर्थात मध्य हिमालय में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु यहाँ पर बनता है। ठीक है ना। अगला सवाल है कि धौलाधर श्रेणी हिमालय की किस श्रृंखला के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय, बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय। जो धौलाधर श्रेणी है ये मुख्यतः मध्य हिमालय, इसका सही आंसर होगा मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है धौलाधर श्रेणी। अगला सवाल है कि बृहद हिमालय लघु हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है? ठीक है ना। हिमालय की जो मुख्यतः जो चारों श्रृंखलाएं हैं तो उन श्रृंखलाओं के बीच में हिमालय का जो विस्तार हुआ है ये पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। हिमालय पूर्व में संकरा होता है और जैसे जैसे हम पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं इसकी चौड़ाई अधिक हो जाती है। यही कारण है कि इन पूर्वोत्तर जो हिमालय है इसमें संकरे होने की वजह से इसमें घाटियां नहीं पाई जाती हैं। जो घाटियां हैं वो पश्चिमी हिमालय में पाई जाती हैं। घाटियां जो हैं वो पश्चिमी हिमालय में पाई जाती हैं। अर्थात हिमालय का जो विस्तार है वो इस तरीके से, जैसे कि ये शिवालिक क्षेत्र है, शिवालिक के बाद कुछ समतल मैदान है, उसके बाद ये आपका शिवालिक के बाद मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय के बाद फिर एक समतल मैदान पाया जाता है, और उसके बाद ये बृहद हिमालय, और बृहद हिमालय के बाद भी एक समतल मैदान पाया जाता है, और उसके बाद है ट्रांस हिमालय। तो इस तरीके से हिमालय का विस्तार होता है। तो ये बीच में जो समतल मैदान है इसे घाटियां कहते हैं। ठीक है ना। तो एक क्षेत्र ऐसा बनेगा जहां से ये दोनों हिमालय अर्थात बृहद हिमालय और ये आपका बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय, ये दोनों अलग होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर सवाल पूछा है कि बृहद हिमालय लघु हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है? तो ये बृहद हिमालय है और ये लघु हिमालय, तो ये जिन क्षेत्रों से अलग होता है यहाँ पर ये जो क्षेत्र बनेगा, ठीक है ना, इसकी बात की जा रही है यहाँ पे। तो बृहद हिमालय लघु हिमालय से जो अलग होता है उसका नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, उसका नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अगला सवाल है कि भारत में कुल्लू घाटी
किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? कुल्लू घाटी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है और हिमाचल प्रदेश मुख्यतः सेब के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर होगा सेब। अगला सवाल है कि हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर था? मैंने जो पहली क्लास ली थी, बृहद तौर पर हमने क्लासेस के पहले कर रखी हैं, तो हिमालय का जो निर्माण है ये दो प्लेटों के आपस में टकराने से हुआ है। तो जिस स्थान पर आज की डेट में हिमालय है वहाँ पर पहले एक सागर हुआ करता था, और चूंकि जब गोंडवाना लैंड अफ्रीका से टूट करके, अफ्रीका वाले चट्टानों से टूट करके उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ, तो उसी जो सागर है उसी में उसका प्रवाह उत्तर पूर्व की तरफ हुआ और जाकर के वो यूरेशियन प्लेट तथा अंगारा लैंड की प्लेट से टकराया। तो दोनों प्लेटें जब आपस में टकराई तो उसके बीच में जो सागर था वहीं पर हिमालय का निर्माण हुआ, उसी में उत्थान हुआ, उसी में वलय पड़ा जिससे हिमालय का निर्माण हुआ। तो जो सागर वहां पर स्थित था उसका नाम है टेथिस सागर, उसका नाम है टेथिस सागर। सही आंसर होगा टेथिस सागर। अगला सवाल है कि जम्मू से श्रीनगर जाने वाला मार्ग बनिहाल दर्रे से होकर जाता है, यह किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? यह किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? यह मुख्यतः पीर पंजाल श्रेणी के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। अर्थात इसी में जवाहर सुरंग जो है वो इसी के अंतर्गत आता है, बनिहाल दर्रे में ही स्थित है जवाहर सुरंग, जो कि पीर पंजाल श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है कि भारत का जो भौगोलिक मानचित्र है वो कौन तैयार करता है? भारत का भौगोलिक मानचित्र जो है वो कौन तैयार करता है? ऑप्शन है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, रक्षा मंत्रालय तथा भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण विभाग। सही आंसर होगा भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है इसकी स्थापना 1767 में की गई थी। इसका मुख्यालय देहरादून में है, इसका मुख्यालय देहरादून में है और इसी के द्वारा भारत में जो भौगोलिक जो मानचित्र है उसको तैयार किया जाता है। अगला सवाल है कि लघु हिमालय में शीतोष्ण घास के मैदान को उत्तराखंड में क्या कहते हैं? लघु हिमालय का जो क्षेत्र है इसमें मैंने बताया शीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर जो शीतोष्ण घास का मैदान बनता है उसको उत्तराखंड में क्या कहते हैं? इसको उत्तराखंड में बुग्याल कहा जाता है। बुग्याल के अलावा इसको यहाँ पर पयाल भी कहा जाता है, बुग्याल या पयाल, ठीक से याद रखेंगे, बुग्याल या पयाल इसको कहा जाता है। और कश्मीर में इसे मर्ग कहा जाता है, कश्मीर में यहाँ पर मर्ग कहा जाता है, जैसे कि सोनमर्ग और गुलमर्ग, दो मर्ग पाए जाते हैं यहाँ पे, कहाँ पे? कश्मीर में। लेकिन शीतोष्ण घास के मैदान के, लघु हिमालय के शीतोष्ण घास के मैदान को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? बुग्याल कहा जाता है या फिर प्याल कहा जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला में अक्ष संघीय मोड़ है? अक्ष संघीय का मोड़ होता है मतलब होता है हेयर पिन, इस तरीके से मोड़ की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके का मोड़ जो है, हेयर पिन मोड़ जो है वो कहाँ पर है? आप देखेंगे कि हिमालय जो है ये पूर्वोत्तर में, पूर्व में आकर के यहाँ पर एक पर्वत है, इसका नाम है नामचा बरवा। नामचा बरवा से ये दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से हिमालय आ रहा है, उसके बाद वो इस तरीके से मुड़ जा रहा है। तो इस तरह के जो मोड़ होते हैं, इस तरीके के जो मोड़ होता है इसको अक्ष संघीय मोड़ कहा जाता है, ठीक है ना। अर्थात अचानक से जो मोड़ा जाता है उसको अक्ष संघीय मोड़ कहा जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला में अक्ष संघीय मोड़ है? पश्चिमी घाट, हिमालय, अरावली तथा विंध्य। सही आंसर होगा हिमालय के अंतर्गत पाया जाता है, अक्ष संघीय मोड़ हिमालय में पाया जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसको यंग फोंडल माउंटेन, सबसे नवीनतम बलित पर्वत, सबसे नवीनतम, विश्व का सबसे नवीनतम बलित पर्वत जो है वो कौन है? हिमालय। विश्व का सबसे नवीनतम बलित पर्वत हिमालय है, ठीक है ना। अगला सवाल है कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? मैंने बताया था कि हिमालय जो है पूर्व में नामचा बरवा से दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, तो सबसे पूर्व में कौन सा होगा? नामचा बरवा। सही आंसर होगा नामचा बरवा। नामचा बरवा जो है सबसे पूर्व में है। अगला सवाल है कि किस पर्वतीय स्थल का नाम वज्रपात है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार परीक्षा में आया हुआ है। किस पर्वतीय स्थल का नाम वज्रपात है? वज्रपात तिब्बत की जो भाषा है, तिब्बती भाषा जो है, इसमें दो शब्द हैं। एक शब्द है दार्ज, और दार्ज का मतलब होता है दार्ज का मतलब इंद्र, दार्ज का मतलब होता है इंद्र, और लिंग, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। लिंग का मतलब होता है स्थान। किस लैंग्वेज में? तिब्बती भाषा में, ठीक है ना। तिब्बती भाषा में दार्ज का मतलब होता है इंद्र और लिंग का मतलब होता है स्थान, अर्थात इंद्र का स्थान, इंद्र का स्थान। दार्जिलिंग का मतलब होता है इंद्र का स्थान, और इंद्र की जो शस्त्र है जानते होंगे वज्र है, और वज्रपात इसी वजह से इसका नाम पड़ा हुआ है। तो सही आंसर होगा दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जो स्थान है इसको क्या कहा जाता है?
वज्रपात कहा जाता है। ये इसका दूसरा नाम है, याद रखेंगे, दार्जिलिंग जो है ये वज्रपात है। अगला है नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी चोटी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी का जो मतलब होता है, नंदा देवी का मतलब होता है परमानंद की देवी। ये हिमालय का संरक्षक भी माना जाता है, इसे हिमालय का संरक्षक भी माना जाता है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है तथा उत्तराखंड की ये सबसे ऊंची चोटी है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। अगला सवाल है कि किस गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत के पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है? ठीक है ना, आप इसे यहाँ पर देखिए, सवाल पूछा गया है कि कहाँ से हिमालय जो है वो दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और भारत की पूर्वी सीमा, ये भारत की पूर्वी सीमा है और इसके साथ ये फैल जाता है। हिमालय के यहाँ पर कुछ चोटियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर पटगोई गुम, नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुर या लामाटोल पहाड़ी तथा मिजोरम में मिजो पहाड़ी। ये हिमालय की पूर्वोत्तर की चोटियां हैं, ठीक है ना, जो पूर्वी सीमा पर इसका विस्तार हुआ है। तो हिमालय यहाँ नामचा पर्वत से इधर की तरफ मुड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक गार्ज बनता है। गार्ज किसे कहा जाता है कि वो पूर्ववर्ती नदियाँ, हिमालय की जो पूर्ववर्ती नदियाँ हैं, पूर्ववर्ती नदियों का मतलब होता है कि हिमालय के उत्थान से पहले ही जो नदियाँ वहाँ पर प्रवाहित हो रही थी उनको पूर्ववर्ती नदियाँ कहा जाता है। तो पूर्ववर्ती नदियाँ, नदियों की विशेषता होती है कि अपने तल को काटती जाती हैं। तो हिमालय जैसे जैसे ऊपर उठ रहा था वैसे वैसे वहाँ की नदियाँ जो हैं अपने तल को काटती जा रही थी और वहाँ पर हिमालय ऊपर, अर्थात नदी अपने तल पर बहती रही, सतह पर बहती रही और उसके दोनों किनारे ऊपर की तरफ उठते रहे। तो इस तरीके से यहाँ पर एक आई आकार की घाटी का निर्माण हो जाता है, जिसको यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, गार्ज बोलते हैं। तो इस तरीके से जो भी पूर्ववर्ती नदियां हैं वो गार्ज का निर्माण करती हैं। तो पूर्ववर्ती नदियों में एक नदी है यहाँ से प्रवाहित होती है और यहाँ से निकल करके और तिब्बत के पठार में प्रवाहित होते हुए और यहाँ साहिया से ये भारत में प्रवेश करती है। इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है ना। तो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर दिहांग कहलाती है, यहाँ पर इसको सांगपो कहा जाता है, यहाँ पर इसको दिहांग कहा जाता है। तो यहाँ पर एक गार्ज का निर्माण होता है जहाँ से भारत में प्रवेश कर रही है, उसका नाम है दिहांग गार्ज। दिहांग गार्ज का निर्माण करती है। दिहांग गार्ज से ही ये दक्षिण की ओर मुड़ करके और भारत में पूर्वी सीमा जो है उसके साथ ये विस्तृत हो जाती है। इसी तरीके से यहाँ पर बनता है सिंधु गार्ज, जो सिंधु नदी के द्वारा निर्मित हो रहा है, और यहाँ पर बनता है सिपकिला गार्ज, जो कि सतलज नदी के द्वारा निर्मित होता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगला जो सवाल बनेगा इसका आंसर होगा कौन सा, दिहांग गार्ज। सही आंसर होगा दिहांग गार्ज। दिहांग गार्ज से ही हिमालय जो है दक्षिण की ओर मुड़ता है, एक तीखा मोड़ बनाते हुए दक्षिण की ओर मुड़ रहा है, जिसे अक्षसंघी मोड़ कहा जाता है और पूर्वी सीमा के साथ इसका विस्तार हो जाता है। अगला सवाल है कि मध्य हिमालय तथा शिवालिक किसके द्वारा अलग होता है? मध्य हिमालय तथा शिवालिक किसके द्वारा अलग होता है? इसके बारे में हमने पहले भी, अर्थात इस वाले सवाल में, बृहद हिमालय लघु हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है? ये चारों श्रृंखलाओं से लेकर के सवाल बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, इसलिए इसको ठीक तरीके से आप लोग याद रखेंगे। तो मध्य हिमालय शिवालिक से किसके द्वारा अलग हो रहा है? यह है मेन बाउंड्री फॉल्ट। इसका सही आंसर होगा मेन बाउंड्री फॉल्ट से ये अलग हो रहा है, ठीक है ना। अगला सवाल है कि बृहद हिमालय ट्रांस हिमालय से किसके द्वारा अलग हो रहा है? बृहद हिमालय ट्रांस हिमालय से। यहाँ पर कौन सा सवाल था? बृहद हिमालय लघु हिमालय से किसके द्वारा अलग हो रहा है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट से, मेन सेंट्रल थ्रस्ट से अलग हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है? बृहद हिमालय ट्रांस हिमालय से, बृहद हिमालय ट्रांस हिमालय से किसके द्वारा अलग हो रहा है? सचर जोन के अलग हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कितने हो गए? 4 हो गए। सबसे पहले ऊपर है तिब्बत का पठार, और तिब्बत का पठार और बीच में है ट्रांस हिमालय। तो तिब्बत का पठार और ट्रांस हिमालय जो है किसके द्वारा अलग हो रहे हैं? वो होते हैं सांपू सटर जोन के द्वारा, ठीक है ना। इसके अलावा उसके नीचे क्या है? ट्रांस हिमालय, और उसके नीचे बृहद हिमालय। तो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय, तो यही सवाल है। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय सचर जोन के द्वारा अलग होते हैं। उसके बाद बृहद हिमालय है और बृहद हिमालय के नीचे मध्य हिमालय। तो बृहद हिमालय और मध्य हिमालय, शायद सवाल बृहद हिमालय और यहाँ पर है लघु हिमालय को मध्य हिमालय कहा जाता है। ये अलग होता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट से, और उसके नीचे क्या है? मध्य हिमालय और शिवालिक, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो मध्य हिमालय और शिवालिक किसके द्वारा अलग हो रहे हैं? मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा। ये चारों क्वेश्चन आप लोग ठीक तरीके से याद रखेंगे, क्वेश्चन परीक्षा में आने की संभावना यहाँ से सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो इस सवाल का आंसर होगा कि बृहद हिमालय ट्रांस हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है? इसका आंसर होगा सचर जोन, सचर जोन के द्वारा ये अलग हो रहा है। हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी जो है वो कौन सी है? हिमालय की जो 4 श्रेणियां हैं इसमें सबसे नवीनतम कौन सा? नवीनतम
इसमें जो सबसे किनारे होगा वही सबसे नया होगा। तो जाहिर सी बात है कि हिमालय का जो सबसे किनारे है, बाहर है, इसे बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, इसे शिवालिक भी कहा जाता है। यह सबसे बाहर है, यहीं से प्लेटें सरक करके ऊपर की तरफ जाती हैं। तो इस वजह से ये भूकंप जोन 5 के अंतर्गत भी आता है। यहाँ पर भूस्खलन की प्रक्रियाएं सबसे ज़्यादा होती हैं। तो ये सबसे नवीनतम है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा शिवालिक हिमालय। अगला सवाल है कि अबोर पर्वत किस राज्य में स्थित है? शिवालिक हिमालय की अरुणाचल प्रदेश में कुछ चोटियां हैं, नाम है डफला, अबोर, मिरी, मिसमी। डफला, अबोर, मिरी, मिसमी लिख लीजिएगा, डफला, अबोर, मिरी और मिसमी। तो अबोर पर्वत जो है कहाँ पे मैंने बताया? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की एक चोटी है अबोर, ठीक है ना। तो अबोर जो है किसमें है? अगला सवाल है कि हिमालय के सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र, हिमालय का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र, चूंकि सबसे नवीनतम होगा तो उसका उत्थान बहुत ज्यादा नहीं हुआ होगा, तो जो सबसे नया होगा वही सबसे कम ऊंचाई वाला होगा। तो इसका सही आंसर होगा शिवालिक, ठीक है ना। अगला सवाल है कि भारत का कौन सा स्थान सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? यह सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ठीक से याद रखेंगे। भारत का कौन सा स्थान सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? ठीक है ना। ऑप्शन है लेह, लद्दाख, कारगिल और सियाचिन, ठीक है ना। सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन जो ग्लेशियर है इसे सफेद पानी कहा जाता है, इसे सफेद पानी कहा जाता है। तो सही आंसर होगा सियाचिन ग्लेशियर। अगला सवाल है कि सतोपत ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? सतोपत ग्लेशियर से 2 नदियां निकलती हैं, सतोपत ग्लेशियर से ही 2 नदियां निकलती हैं और उनके नाम है धौलीगंगा और विष्णुगंगा। ये सतोपत ग्लेशियर है और सतोपत ग्लेशियर के दोनों किनारों से 2 नदियां निकल करके आकर के मिलती हैं विष्णुप्रयाग में। एक का नाम है धौलीगंगा और एक का नाम है विष्णुगंगा। धौलीगंगा और विष्णुगंगा नदियां सतोपत ग्लेशियर से निकलती हैं, जाकर के विष्णुप्रयाग मिलती है, अलकनंदा बनती है। अलकनंदा में गंगोत्री से निकलने वाली नदी भागीरथी आकर के मिलती है देवप्रयाग में, और देवप्रयाग में उसके मिलने के बाद गंगा नदी का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो सतोपत ग्लेशियर जो है ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित। यहाँ से 2 नदियां यहाँ मुख्यतः निकलती हैं, धौलीगंगा और विष्णुगंगा, ठीक है ना। ये रहे 21 क्वेश्चन जो कि मुख्यतः हिमालय से संबंधित है, ठीक है। मिलते हैं अगली प्रैक्टिस क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।